हेलो एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। राधा स्वामी एकेडमी के इस एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लास तक हमने देख लिया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कुछ दो तीन बेसिक क्वेश्चन कर लिए थे। फर्दर इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में और कौन कौन से क्वेश्चन या टॉपिक पूछ सकता है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में देखो। देखो नोट, कई बार क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक का दे दिया जाता है दूसरे के रिस्पेक्ट में और दूसरे का पूछता है पहले के रिस्पेक्ट में, ठीक है। देखो कैसे, जैसे एक मीडियम है, रेयर मीडियम। ये दो मीडियम मान लेते हैं। कितने मीडियम है? दो मीडियम। एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 और एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। यहाँ पे देखो n1 2 का मीनिंग क्या हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है ना, वो निकाल रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? 2 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/में n2 1, ये भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो देखो। देखो n12 का मीनिंग क्या हुआ? n12 का मीनिंग है n1/में n2 और n21 का मीनिंग क्या हुआ? n2/में n1, ठीक है। तो n, ये दोनों ना, ये दोनों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आप। देखो n12 और n21 को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? देखो n12 की वैल्यू कितनी है? n1/में n2 और n21 की n2/में n1। दोनों से क्या हो जाएंगे? कैंसिल। कैंसिल हो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो n12 को क्या लिख सकते हैं? 1 तो आ ही रखा है, तो 1/में क्या आ जाएगा? n21, ये लिख सकते हैं इसे। तो एक ये छोटा सा टॉपिक आ जाता है ऐसा क्वेश्चन। देखो इस पे क्वेश्चन कैसा आता है वो देखो। अभी आफिरली का पेपर हुआ है 12th क्लास का और उसमें एज इट इज क्वेश्चन आया है कि एक मिरर का या ग्लास का, एक ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। तो बताओ एयर का रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना होगा? देखो क्वेश्चन है, क्या आया था क्वेश्चन? इफ refractive index of glass is 3/2 with respect to air, what will be the refractive index of air with respect to ग्लास, विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। बताओ एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिस्पेक्ट में कितना होगा? आंसर देखो इसका कैसे करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? ग्लास का। ग्लास को क्या मान लेते हैं? जी। किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में। कितना? n/में n a, ये हो जाएगा। और कितना दे रखा है? 3/2, 3/2 दे रखा है। निकालना क्या है? NaG। क्या निकालना है? NaG। NaG का मीनिंग क्या हुआ कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है। तो Na/में N, Na की वैल्यू ऊपर ले जाओ और Ng की वैल्यू नीचे ले आओ, ये आ जाएगा। देखो बहुत सिंपल सा, कुछ अलग नहीं करना है, रिवर्स कर देना है, ठीक है। क्या कर देना है? कर देना है, ठीक है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, बस ऐसा ही क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है। देखो भी इसमें नोट लगा के और लिखो। कई बार क्या होता है कि 2-3 का ऐसे मिक्स करके पूछ लेता है, 2-3 का, ठीक है। जैसे मान लो कि 3 मीडियम है। कितने मीडियम है? 3 मीडियम है, n1 n2 और n3, ये 3 मीडियम है, ठीक। और n12 का मीनिंग 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू 2, n23 का मीनिंग 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू 3 और n31 का मीनिंग क्या है? 3 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। ये हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि आपको 1 2 का दे देगा, 2 3 का दे देगा,
3 1 का पूछ लेगा, यानी 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं ना, 1 का 2 के रिस्पेक्ट में, 2 का 3 के रिस्पेक्ट में और 1 का 3 के रिस्पेक्ट में, या उल्टा भी बोल सकते हैं 2 का 1 के रिस्पेक्ट में, 3 का 2 के रिस्पेक्ट में और 3 का 1 के रिस्पेक्ट में, या 1 का 3 के रिस्पेक्ट में, कैसे भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो वो निकाल सकते हैं। अब देखो किसमें, मान लो कि आपको 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिए, कौन कौन सा दे दिया, एन 1 का 2 के रिस्पेक्ट में और 2 का 3 के रिस्पेक्ट में, 1 का 2 के रिस्पेक्ट में और 2 का 3 के रिस्पेक्ट में दे दिया। तो बताओ 3 का 1 के रिस्पेक्ट में कितना होगा, ये पूछ लिया, यानी थोड़ा एक स्टेप बढ़ा के पूछ लिया। तो एन का 1 2 का मीनिंग क्या हुआ कि एन 1 अपॉन में एन 2, एन 2 3 का मीनिंग क्या हुआ, एन 2 अपॉन में एन 3, और आपको पूछा क्या है 3 का 1 के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, 1 का सॉरी हाँ 3 का 1 के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो n3 1 का मीनिंग होता है, इसको लिखने का तरीका होगा n3 अपॉन में n1 होगा, क्या होगा n3 अपॉन में n1 होगा, ठीक है। ये हमें गिवन है, इसको मान लेते हैं, ये कितना है n1 2 का है, मान लो एक बार के लिए 1 2 अपॉन में, एक सेकंड इसको मान लेते हैं 3 अपॉन में 2 और ये है 5 अपॉन में 4, ठीक है। ये अलग अलग दे रखा, कुछ भी आ सकती है वैल्यू, तो ये दोनों की वैल्यू गिवन है, ये गिवन है आपको क्वेश्चन में, और पूछा क्या आपसे n31 पूछा है, तो n31 को क्या लिखेंगे n3 अपॉन में n1, n3 अपॉन में n1 लिखेंगे। इस n1 को मैंने साइड में लिख दिया और n3 को साइड में लिख दिया, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया n2 और यहाँ पे भी क्या लगा दिया n2, कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि n2 से n2 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। लेकिन इससे एक क्वेश्चन की हेल्प ले सकते हैं, क्या हेल्प ले सकते हैं, देखो n3 अपॉन में 2 क्या दे रखा है n3 अपॉन में 2, यहाँ पे देखो n2 अपॉन में 3 दे रखा है, जब n2 अपॉन में 3 5 अपॉन 4 है तो n3 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा 4 अपॉन में 5, यानी इसकी वैल्यू काम आ गई ना। भाई डायरेक्ट काम नहीं आया तो रेसिप्रोकल करके काम में ले ली, ठीक है, इसकी वैल्यू काम में आ गई, ठीक है। और दूसरा क्या n2 अपॉन में n1, ये है n1 अपॉन में n2, तो 3 अपॉन में 2 तो इसको क्या लिख देंगे 2 अपॉन में 3, तो ये क्या आ जाएगा 8 अपॉन में 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 अपॉन में 15, ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा n31 का, ये निकालना था, मैं निकाल लिया। और यदि n13 का निकालना हो तो n13 का क्या हो जाएगा 1 अपॉन में n31, यानी कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 8 अपॉन में 15, यानी कितना हो जाएगा 15 अपॉन में 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15 अपॉन में 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एक नोट तो कैसे काम आएगा, डायरेक्ट रेसिप्रोकल वाला, जैसे n12 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n21, एक तो ये काम आएगा और एक ये ऐसे काम आ जाएगा, एक की वैल्यू दे रखी है दूसरे के रिस्पेक्ट में, दूसरे की दे रखी है तीसरे के रिस्पेक्ट में, तो पहले की तीसरे के रिस्पेक्ट में पूछ सकता है डायरेक्ट, या फिर तीसरे की पहले के रिस्पेक्ट में पूछ सकता है डायरेक्ट, ठीक है। तो ऐसे दो वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है। हाँ तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद में हम क्या पढ़ रहे थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंप्लीट हो गया अपना, रिफ्रैक्शन चल रहा था, रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो गया। अब देखो नया टॉपिक है टोटल, इससे पहले देखो एक दो टॉपिक और पढ़ते हैं छोटे छोटे। पहला टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। स्लैब क्या होता है, एक मान लो कि क्यूब या क्यूबॉइड जैसा एक 3D टाइप का ग्लास होता है, ठीक है ना, जिसकी हाइट विड्थ और लेंथ तीनों होते हैं, वो क्या होता है स्लैब होता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर का मीनिंग है वो कैसा होना चाहिए, रेक्टेंगुलर होना चाहिए। ग्लास स्लैब जैसे प्रिज्म होता है वो भी एक स्लैब है, ठीक है ना, लेकिन वो कैसा है ट्रायंगुलर है। हम कौन सा यूज कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर यूज कर रहे हैं। 10th क्लास में आ भी चुका है, लेकिन फिर भी हम दोबारा पढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि 12th क्लास में भी दे रखा है। इसका रिजल्ट इतना सही है कि कोई रेज रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के ऊपर इंसिडेंट होगी और में इमर्जेंट रे होगी, रिफ्रैक्ट होगी, फिर वापस रिफ्रैक्ट होगी, जो इमर्जेंट रे बचेगी ना, निकलेगी, पास आउट होगी, वो पहले वाले पाथ के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। बस ये इसका रिजल्ट है, ठीक है। पहले वाले पाथ के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। देखो कैसे,
देखो ये डायग्राम काम में नहीं लेकिन मैं बता देता हूँ कैसे। ये एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, ग्लास स्लैब रेक्टेंगुलर, एक रेक्टेंगुलर सरफेस की ये रही, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। इसके जस्ट पीछे एक स्लैब ये रही, सॉरी रेक्टेंगुलर सरफेस ये रही। अब दोनों सरफेस जस्ट आमने सामने, ये सरफेस के सामने ये है और इस सरफेस के सामने ये ऊपर वाली सरफेस है, ठीक है। ये ऐसे करके 6 सरफेस है आमने सामने, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो रेज आती है ना, जो रेज आती है वो रेज यहाँ से एंटर करती है यहाँ तक, और इसके अंदर से जाती है तो कहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है, ठीक है ना। लेकिन हम इसको बनाएंगे कैसे, 2D में बनाएंगे, है किसमें, 2D में बनाएंगे। देखो 2D में क्यों बनाएंगे, क्योंकि 2D में बनाना ज़्यादा ये यूजफुल है। टू डी में बना लेते हैं एक बार, ठीक है। अब देखो एक रेज देखो एक रेज ऐसे इंसिडेंट होती है, ठीक है, और यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पहले इसके नाम लिख लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। देखो ए बी सी डी नाम से एक रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म है, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर प्रिज्म नहीं सॉरी स्लेब है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब है। एक रेज आती है पी क्यू, एक रेज क्या आती है, पी क्यू आती है, ठीक है। अब ये रेज मान लो कि सीधे पी से लेके क्यू तक आके इंसिडेंट होती है। मान लो कि ये यदि स्लेब नहीं होता तो ये रेज कैसे जाती है, एकदम सीधी जाती है, क्योंकि ये मीडियम और ये मीडियम तो एक ही रहता फिर, ठीक है। तो ये मीडियम अलग हो गया, ये रेरर मीडियम है और ये कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। ये रेरर है और ये कैसा है, डेंसर मीडियम। अब यदि ये ग्लास स्लेब नहीं होता तो ये रेज कैसे जाती है, एकदम सीधी जाती, परपेंडिकुलर ऐसे सीधी जाती, यहाँ से निकल जाती है ऐसे, ठीक है ना, यहाँ से निकल जाती है ऐसे, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि ये यहाँ पे क्या होगी, इंसिडेंट होगी, क्या होगी, इंसिडेंट होगी, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक नॉर्मल बनेगा, क्या बनेगा, एक नॉर्मल, नॉर्मल बन गया। अब देखो रेरर मीडियम से कोई भी रेज यदि डेंसर मीडियम एंटर करती है, रेरर मीडियम से कहाँ पे एंटर करती है, डेंसर मीडियम एंटर करती है। जैसे डेंसर मीडियम एंटर करेगी तो ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो ये नॉर्मल है, देखो एक्चुअल में तो ये ऐसे जाने वाली थी, लेकिन अब क्या आ जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ आ जाएगी, यहाँ पे आ गई, ठीक है, ये यहाँ पे आ गई है। तो ये क्या बन गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जिसको क्या बोल देते हैं, R1, क्या बोल देते हैं, R1 बन जाएगा, ठीक है, और ये I1 बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर क्या बनेगा, एक नॉर्मल बनेगा, यहाँ पे फिर क्या बनेगा, एक नॉर्मल। क्यों, क्योंकि ये रेयर मीडियम में वापस एंटर करेगी, क्योंकि डेंसर तक तो आई गई है, अब वापस रेयर में जाएगी, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक नॉर्मल बन गया। अब नॉर्मल से वापस दूर हो गया, पास आएगी। देखो एक्चुअल में देखो तो ये रेज यदि इसका रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये रेज ऐसे जाती ना, ये रेज ऐसे जाती, लेकिन अब ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। देखो एक बार तो यहाँ से बैंड हुई, ये एक्चुअल पाथ है इसका, ठीक है, और इस रे का एक्चुअल पाथ क्या है, ये है। लेकिन इस पॉइंट के आने के बाद, इस पॉइंट के बाद क्या होगी, ये यहाँ से नहीं जाएगी, तो क्या हो जाएगी, नॉर्मल से दूर हो जाएगी, क्योंकि ये वापस कौन सा मीडियम आ गया, रेरर मीडियम आ गया। कौन सा मीडियम आ गया, रेरर। और रेरर मीडियम में रेज क्या होती है, डेंसर से जब रेरर में हो जाती है, नॉर्मल से दूर हो जाती है, ठीक है। तो नॉर्मल से जैसे दूर होगी, देखो नॉर्मल से दूर होगी, देखो क्या होगा, ये रेज इससे दूर हो जाएगी और दूर होके ऐसे जाएगी आगे, ठीक है ना, और ये रेज क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये दोनों रेज है ना, ये दोनों क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। यानी ये रेज और ये रेज के बीच में एक गैप आ जाएगा, डेल एक्स, क्या आ जाएगा, डेल एक्स। एक्चुअल में रेज उसी पाथ में जा रही है, ठीक है ना, एक्चुअल में जाती है तो इस पाथ से जाती है, लेकिन अब ये रिफ्रैक्शन होने के बाद एक बार रिफ्रैक्शन यहाँ हो गया, एक बार यहाँ हो गया, अब लास्ट में जो रेज निकली ना, निकली इसी डायरेक्शन में। मान लो ये नॉर्थ डायरेक्शन थी, ये भी नॉर्थ में ही जा रही है, बिल्कुल 1 डिग्री का भी चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया, लेटरली डिस्प्लेस्ड हो गई।
लेटरल का मीनिंग होता है साइड में, ठीक है ना। तो ये रेज क्या होगी, एक्चुअल में यहाँ से जाने वाली थी, अब क्या होगी, यहाँ से जा रही है। लेकिन फर्क क्या है, कोई फर्क नहीं, सिर्फ इतना ही फर्क है कि इसके बीच में थोड़ा क्या आ गया, गैप आ गया। क्या आ गया, गैप आ गया। डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आ गया। तो ये रेज कितनी शिफ्ट होगी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका, क्या हो गया, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कितना हो गया, डेल एक्स, यानी डेल एक्स डिस्टेंस में क्या हो गई, ये डिस्प्लेस हो गई। अब इसकी लैंग्वेज ना वो सब नोट्स में दे देंगे, जैसे व्हेन ए रे पी क्यू इंसिडेंट ऑन ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ए बी सी डी एट नॉर्मल। अब ये नॉर्मल के नाम लिखे, ये नॉर्मल एम एन है और ये नॉर्मल क्या है, एम डैश एन डैश। एट नॉर्मल एम एन इट रिफ्रैक्ट विद एंगल आर वन विद द नॉर्मल एम एन। ऐसे करके जितनी भी लैंग्वेज है ना वो सब लिख रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ पे समझने पे फोकस करेंगे, ठीक है ना, ज़्यादा इसमें वीडियो का टाइम नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक क्या आ गया, इसमें मेन रिजल्ट क्या था कि लेटरली क्या हो जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है। और जो रेज इमरजेंट रेज होती है, ये एंगल देखो वापस क्या है, I2 एंगल है, और ये एंगल कौन सा है, R2 एंगल है। कौन सा एंगल है, R2, ठीक है। तो ये जो इमरजेंट रेज है ये रिफ्रैक्टेड रेज है, और ये कौन सी इमरजेंट, यानी लास्ट में बाहर निकलने वाली, ये क्या हो जाती है, लेटरल डिस्प्लेस्ड हो जाती है। या फिर क्या बोल सकते हैं कि एक्चुअल पाथ के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। क्या हो जाती है, एक्चुअल पाथ के, ठीक है। एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट और टॉपिक देखो, दूसरा टॉपिक है वर्चुअल डेप्थ। वर्चुअल डेप्थ, वर्चुअल डेप्थ देखो, वर्चुअल डेप्थ का मीनिंग क्या होता है, वर्चुअल डेप्थ का मीनिंग ये होता है, वर्चुअल डेप्थ का मीनिंग ये होता है कि जो रेज सॉरी जो हाइट एक्चुअल में किसी कंटेनर की, लिक्विड से भरे हुए कंटेनर या किसी भी ऐसे कंटेनर की जो एक्चुअल में हमें दिखती है, वैसे नहीं दिख के बजाय कुछ अलग दिखे, एक्चुअल में होने के अलग दिखे, तो वो क्या होती है, वर्चुअल होती है। वर्चुअल यानी जो रियल नहीं है। देखा होगा आपने कई बार, जैसे पानी का एक कंटेनर भरा हुआ है, जैसे ये बाल्टी है, जैसे एक ये बाल्टी है, और इस बाल्टी में देखो पानी भरा हुआ है, ठीक है, क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। और यहाँ पे एक कॉइन रख रखा, क्या रख रखा है, एक कॉइन। अब एक्चुअल इस कॉइन की डेप्थ कितनी है, ये है, एच है। लेकिन जैसे ये पानी के अंदर डालते हैं ना, तो इसका बॉटम कुछ ऊपर उठा हुआ दिखता है। क्या दिखता है, कुछ ऊपर उठा हुआ, जिससे ये कॉइन ना एक्चुअल में यहाँ होने की बजाय कहाँ पे दिखता है, यहाँ पे दिखता है। तो ये हाइट इसकी यहाँ तक दिख रही है, गहराई एच डैश, यानी एच डैश होगी ना, वो रियल हाइट से क्या दिखेगी, या रियल डेप्थ से क्या दिखेगी, कुछ ना कुछ कम दिखेगी। इसी को क्या बोलते हैं, वर्चुअल डेप्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्चुअल डेप्थ बोलते हैं, ठीक है, वर्चुअल डेप्थ बोलते हैं। तो देखते हैं कैसे, इसका डायग्राम बना के देखते हैं एक बार। देखो भाई, देखो ये एक पानी से भरा हुआ कंटेनर, पानी से भरा हुआ, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि कोई भी रेज डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम एंटर करेगी तो नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी, ठीक है। अब मान लो कि आपकी आइज यहाँ पे सेट है, ये आपकी आइज है, प्यारी सी, सुंदर सी, ठीक है, ये यहाँ पे सेट है। तो यहाँ से जो रेज निकली, यहाँ पे मान लो एक कॉइन है, क्या है, कि कॉइन है। और इस कॉइन से रेज निकलेगी तो हर एक डायरेक्शन में जाएगी, सभी डायरेक्शन में। लेकिन जो रेज आंखों तक पहुंचेगी तो उसी का इमेज दिखेगा, इसको इमेज आइज को, ठीक है। मान लो कि आइज एक रेज सीधी जा रही है यहाँ से, ठीक है, ये सीधी जा रही है ऐसे,
इसको थोड़ा वो काम में ले लेते हैं। देखो ये रेज आ रही है यहाँ तक ऐसे सीधी, यहाँ से एक रेज चली यहाँ तक चली गई, ठीक है, यहाँ तक ऐसे चली गई। अब देखो और भी रेज आएंगी, एक रेज मान लो ये आ गई, एक रेज ये भी चली गई, ऐसी बहुत सारी रेज आएंगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये नॉर्मल पे पहुंचेगी, कहाँ पे पहुंचेगी, नॉर्मल पर, ये नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ये नॉर्मल आ गया इसका, ये क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। जैसे ये नॉर्मल के पास पहुंचेगी तो क्या होगा, ये रेज अपने एक्चुअल पाथ से क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इसका एक्चुअल पाथ देखो, इसका एक्चुअल पाथ यहाँ पे है और इसका एक्चुअल पाथ कहाँ पे है, ये रहा, ये इसका एक्चुअल पाथ है। अब नॉर्मल से दूर होने का मीनिंग क्या है, देखो ये तो नॉर्मल है, इसको मैं वापस ड्रॉ कर देता हूँ, ये क्या है, नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है। अब ये नॉर्मल से देखो ये रेज सीधी जा रही है ऐसे, ये सीधी जा रही है, यदि यहाँ पे लिक्विड ही होता तो ये रेज सीधी निकल जाती, लेकिन यहाँ पे लिक्विड से बाहर निकल रही तो नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। जैसे ही नॉर्मल से दूर होगी तो क्या होगा, जैसे ही नॉर्मल से दूर होगी तो ये रेज देखो ऐसे निकल जाएगी, ठीक है, ये रेज ऐसी हो जाएगी और यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। अब देखो लाइट की जो रेज होती है आंखों को या कोई भी इसका इमेज बनता तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही यूज करते हैं, क्या, स्ट्रेट लाइन। यदि एक मीटअप नहीं कर रही है तो क्या करेंगे, उसको वर्चुअली मिला देंगे, ठीक है ना। अब देखो ये रेज यहाँ तक पानी में, तो देखो ये पानी का लेवल है, यहाँ तक तो ये रेज क्या रही, एकदम ऐसे सीधी रही, लेकिन जैसे पानी से बाहर निकली तो ये क्या हो जाएगी, थोड़ी वाइड हो जाएगी। अब आंखों को ऐसा पता नहीं चलेगा कि ये रेज ऐसे आ रही थी और ये ऐसे आके मुड़ गई, इसको तो ऐसे लगेगा जैसे ये रेज है ना, ये रेज पीछे कहाँ से आई हो, ये रेज पीछे, ये रेज पीछे मान लो यहाँ से आई हो, कहाँ से आई हो, यहाँ से, ये रेज पीछे कहाँ से आई हो, यहाँ से, क्योंकि रेज हमेशा कैसी दिखती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है, कैसे चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है, तो फील भी ऐसा होगा कि जैसे स्ट्रेट लाइन में। तो ये कॉइन देखो एक्चुअल में कॉइन की रेज यहाँ से निकली थी, लेकिन आंखों को क्या फील होगा, जैसे ये रेज जा रही नहीं इसकी बाहर, इसको लगेगा जैसे नीचे से रेज यहाँ से आई है, कहाँ से आई है, इस जगह से आई है। तो इसकी डेप्थ कितनी दिखेगी पानी में कॉइन की, सिर्फ और सिर्फ इतनी दिखेगी, और एक्चुअल में डेप्थ कितनी है इसकी, ये है। इसको एच मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, एच डैश, तो एच डैश क्या होगा, एच से हमेशा क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि डेंसर मीडियम से कहाँ एंटर कर रही है, रेयर मीडियम एंटर कर रही है, कहाँ पे एंटर कर रही है, रेयर मीडियम में। तो ये एक टॉपिक था वर्चुअल डेप्थ का टॉपिक, जिसमें वर्चुअल डेप्थ बनती क्यों है उसका रीजन क्या बता दिया हमने, रिफ्रैक्शन के थ्रू बता दिया। किसके थ्रू बता दिया, रिफ्रैक्शन के थ्रू बता दिया, ठीक है। अब देखो ये इतने इतने टॉपिक आएंगे, इसमें ज्यादा कुछ और कुछ नहीं आएगा, नॉर्मल नॉर्मल दे रखे अपनी बुक में। नेक्स्ट हेडिंग है मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 स्टार लगा लो चाहिए, आ सकता है टॉपिक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। होता क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये रिफ्रैक्शन का ही पार्ट होता है, किसका पार्ट होता है, रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, रिफ्रैक्शन का ही पार्ट होता है। लेकिन ये रिफ्लेक्शन वर्ड क्यों आ गया, फिर ये टोटल इंटरनल का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग देखो, इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, सबसे पहली कंडीशन में ये होनी करनी चाहिए, डेंसर से रेरर में एंटर करनी चाहिए, किस में एंटर करनी चाहिए, डेंसर से रेरर में, ठीक है ना, किस में एंटर करनी चाहिए, डेंसर से रेरर में, ये इसकी नेसेसरी कंडीशन है, ये होना ही चाहिए। यदि ये नहीं होगा ना, रेरर से डेंसर में रेज एंटर करेगी तो ये फिर शो नहीं होगा, ठीक है ना। अब ये होता कैसे है वो देखो, अभी ये जो मीडियम है, ये मान लेते हैं कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम, कौन सा मीडियम है, डेंसर, और ये जो बार बच गई है कौन सा मीडियम है, रेरर मीडियम है, ठीक है, रेरर मीडियम है। अब देखो आपको इतना तो पता कि रेरर मीडियम से कोई रेज डेंसर में जाएगी, नॉर्मल की तरफ आ जाएगी, देखो ऐसे, ये रेरर मीडियम है, एक्चुअल में बात ये ऐसे जाती,
लेकिन नॉर्मल आ गया तो नॉर्मल की तरफ आ जाएगी। तो ये एंगल मान लो कितना है 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा 30 होगा, लेकिन एक्चुअल में ये इसी एंगल तक गई ना, तो ये 30 से कुछ ना कुछ क्या होगा कम होगा। मान लो कितना डिग्री है 20 डिग्री है, कितना डिग्री है 20। मान लो बस एज्यूम कर लो एक बार समझने के लिए कि ये एंगल कितना है 30 डिग्री है। यदि ये रेज सीधी निकल जाती तो ये एंगल भी कितना होता 30 होता, लेकिन ये सीधी नहीं निकलती है, ये जाती है सिर्फ और सिर्फ यहाँ से, तो ये एंगल कितना होगा सिर्फ और सिर्फ 20, यानी 30 से कुछ ना कुछ कम होगा। 30 से कम का मीनिंग ये है कि यदि रेज रेरर मीडियम से डेंसर में एंटर करेगी तो आई की वैल्यू हमेशा क्या होगी आर से बड़ी होगी, या फिर क्या बोल सकते हो आर की वैल्यू हमेशा आई से क्या होगी छोटी होगी। कब? जब रेज रेरर से डेंसर में एंटर करे। कब? जब रेरर से डेंसर में एंटर करे। और इसका उल्टा देखो, ये मान लो अब की बार रेज यहां से एंटर कर रही है, तो ये रेज यहां से जा रही है ऐसे, एक्चुअल में देखो ये यहां से जाती, लेकिन ये नॉर्मल से क्या हो जाएगी दूर। इसको तो वापस बना के दिखाता हूं आपको। अब की बार ये मीडियम मान लो डेंसर है, तो एक्चुअल में ये रेज यहाँ से जाती यदि कोई भी मीडियम चेंज नहीं होता तो, और ये क्या हो गया नॉर्मल। अब ये मीडियम मान लेते हैं डेंसर और ये मीडियम क्या मान लेते हैं रेरर। यदि ये रेज डेंसर से रेरर में जा रही है तो ये नॉर्मल है, और एक्चुअल में ये है तो नॉर्मल से दूर होगी तो इस तरफ आएगी या इस तरफ जाएगी? इस तरफ जाएगी, देखो इस तरफ जाएगी। तो एक्चुअल में ये एंगल क्या था आई, और ये एंगल क्या हो जाएगा टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक है आर, तो इसमें क्या होगा आई हमेशा आर से क्या मिलेगा छोटा मिलेगा। कब? जब रेज रेरर डेंसर से किस में एंटर करे रेरर में एंटर करे। तो ये कंडीशन हम काम किस में लेंगे टोटल रिफ्लेक्शन में काम लेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में काम में लेंगे। देखो कैसे, मान लो कि एक रेज है डेंसर मीडियम से रेरर में जा रही है, तो एक्चुअल में तो ये यहाँ से जाती और ये क्या है नॉर्मल है, तो ये क्या हो जाएगी नॉर्मल से दूर हो जाएगी। क्या हो जाएगी नॉर्मल से दूर हो जाएगी। ये फर्स्ट कंडीशन मान लो एक बार कि रेज आई और यहाँ पे आके, अब इसको एक एग्जांपल से समझे। एग्जांपल से ऐसे समझो कि मान लो कि ये एंगल कितना है 50 डिग्री, कितना है 50 डिग्री। तो ये एंगल यहाँ तक तो 50 हो ही गया, अब ये रेज यहाँ तक एंगल बनाएंगे तो ये मान के चलो कितना हो जाएगा लगभग 60 डिग्री। ये होता नहीं है, नहीं हो भी सकता नहीं भी हो सकता, हम सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे समझ रहे हैं। अब हमने क्या किया इस एंगल को 50 से और बढ़ा दिया। अब ये एंगल हमने ये ऐसे कर दिया, ठीक है, और ये एक्चुअल में इसका पाथ ये हो गया, तो ये रेज और भी दूर हो जाएगी। तो ये एंगल हमने कर दिया कितना 70 डिग्री कर दिया, कितना कर दिया 70। तो ये कितना बन गया मान लो 85 डिग्री बन गया, कितना बन गया 85 डिग्री बन गया। ये रेज यहाँ से चली और यहाँ तक आते आते, तो एक टाइम ऐसा भी तो आएगा, देखो ये एंगल हमेशा छोटा मिलेगा क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रही है, और ये एंगल बड़ा मिलेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे एक ऐसा एंगल सेट होगा जिससे ये 85 से बढ़ के 86, 87, 89 करते करते क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं आगे। ये डेंसर मीडियम, ठीक है। अब हमने एक रेज और इंसिडेंट की, अब इसका एक्चुअल रे ये था, लेकिन इस एंगल पे ये एंगल हमने मान लिया कितना है 75 डिग्री। तो ये रेज है ना, ये रेज एकदम क्या होगी इसकी पैरेलल होगी, क्या होगी एकदम में पैरेलल होगी, ठीक है ना। यहाँ से ये एंगल कितना बन गया आर की वैल्यू बन गई 90 डिग्री बन गई, कितनी बन गई 90 डिग्री। भाई ऐसा ही होगा, ये एंगल छोटा मिलेगा तो 90 डिग्री से कम भी मिलेगा, लेकिन ये कितना हो जाएगा एक टाइम आते 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब ये दूसरी कंडीशन थी, ये तीसरी कंडीशन थी। अब चौथा स्टेप हमने क्या उठाया कि ये नॉर्मल है मान लो, और यहाँ पे एक रेज इंसिडेंट किया हमने, ये एंगल कितना कर दिया हमने 76 डिग्री कर दिया। ये 75 था लेकिन ये कितना कर दिया 76। अब जैसे 1 डिग्री और बढ़ाएंगे तो 90 के बाद में एंगल 93 होता है, यानी कम तो नहीं हो सकता, 90 से कुछ ना क्या होगा ज्यादा, और 90 से जैसे ज्यादा तो ये क्या हो जाएगी रेज वापिस से अंदर लौट जाएगी। ये 90 से क्या होगा मान लो कि ये 96 डिग्री हो गया, कितना हो गया 96 डिग्री हो गया। तो ये रेज क्या हो जाएगी बाहर निकलने के बजाय वापिस कहाँ जाएगी अंदर ही आ जाएगी। क्या बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी ये जहां पे थी जिस मीडियम में थी वापस उसी मीडियम में आ गई, तो इंटरनल थी और इंटरनल वापस लौट गई। एक्सटर्नल कब होता कंडीशन कौन सी है एक्सटर्नल वाली, और ये कौन कंडीशन है इंटरनल, जहां पे थी वापस उसी। और हो क्या रहा है देखो रिफ्लेक्शन के जैसा नहीं दिख रहा क्या, भी ये बैरियर की तरह काम कर रहा है, ये रेज आई और वापस यहीं आ गई उसी मीडियम। तो रिफ्लेक्शन में भी तो ये होता था,
रिफ्रैक्शन में क्या होता है, मीडियम चेंज होता था, लेकिन रिफ्लेक्शन में मीडियम सेम का सेम ही रहता था। तो इसमें देखो ये मीडियम डेंसर था और डेंसर में ही गई और वापस डेंसर में ही लौट आई, बाहर निकली ही नहीं। इसको हम क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखो यहाँ पे कोई ना कोई एक एंगल फिक्स होगा ना, ऐसा तो नहीं कि मर्जी से कभी कोई भी एंगल पुट करो और उतने में ये टोटल इंटरनल बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। देखो यहाँ पे नहीं बन रहा था, यहाँ पे नहीं बन, यहाँ पे नहीं बन रहा था, लेकिन 75 एक ऐसा एंगल है जिसपे ये 90 डिग्री बन गया। अब 75 से आप जी भले 75 डिग्री और 1 मिनट, 1 मिनट का मीनिंग होता है 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। मिनट वो घड़ी में होते हैं ना, सेकंड मिनट वो वाले नहीं होते, ये दूसरे मिनट होते हैं जिसको डिग्री के पार्ट होते हैं। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, छोटे छोटे 100 पार्ट होते हैं 1 मीटर में, ऐसे ही 1 डिग्री को यदि 1 डिग्री का एंगल होता है, देखो ये वाला 1 डिग्री एंगल है, तो इसके भी छोटे छोटे 60 पार्ट कर दो ना, तब जाके एक जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम, 1 मिनट। और 1 मिनट के वापिस हम यदि टुकड़े कर दे 60, कितने 60, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, सेकंड नहीं होती सॉरी, आर्क मिनट होते हैं। क्या होते हैं, आर्क मिनट होते हैं, इसमें सेकंड नहीं होते, मिनट और आर्क मिनट, ठीक है। तो इसको 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 आर्क मिनट होते हैं। ऐसे देखो अब 70 डिग्री था, 70 डिग्री से हमने थोड़ा सा भी इसको बढ़ा दिया ना, इससे क्या होगा, ये 90 डिग्री से कुछ ना कुछ प्लस हो जाएगा, और कौन सी कंडक्ट हो जाएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाली क्या हो जाएगी, कंडक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात ये समझ में आई हमें कि एक एंगल ऐसा जरूर होगा, आई की एक वैल्यू ऐसी आएगी जिससे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट 90 डिग्री हो जाएगी। अब उस वैल्यू से यदि हम थोड़ा सा भी इंक्रीज करते हैं ना, तो ये 90 से कितना भी इंक्रीज हो, लेकिन ये रेज बाहर निकलने, पहले देखो ऐसे 90 डिग्री हो गई, ये 90 डिग्री होगा, और जैसे ही इस एंगल को थोड़ा सा और बढ़ा देंगे तो ये क्या रेज क्या आ जाएगी, वापस अंदर आ जाएगी। तो ये जो एंगल होता है ना आई, इसको हम क्या बोलते हैं, आई सी से डिनोट करते हैं, और इसका नाम क्या होता है, क्रिटिकल एंगल। क्या नाम होता है, क्रिटिकल। क्रिटिकल का मीनिंग होता है ऐसी कंडीशन यदि जिससे कम एंगल रखें तो नॉर्मली क्या होता है, रिफ्रैक्शन, और उससे यदि जस्ट ज्यादा कर दें तो क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये ऐसा है जिसमें वो कंडीशन आ चुकी है कि ये किस में कन्वर्ट होने वाला है, इससे कम करोगे तो नॉर्मल रिफ्रैक्शन, और इसे थोड़ा सा ज्यादा कर दोगे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इस एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, और डिनोट किससे करते हैं, आई सी से। किससे डिनोट करते हैं, आई सी से। और आई सी भी क्या है, आई सी भी वही इंसिडेंट एंगल है, लेकिन इंसिडेंट के आगे क्या लगा दिया हम, सी। सी का मीनिंग क्या है, अब ये एंगल तो है इंसिडेंट है, लेकिन कौन सी कंडीशन वाला है, क्रिटिकल वाला है। कौन सी कंडीशन वाला है, क्रिटिकल कंडीशन वाला, ठीक है ना। और इस आई सी के ऊपर जो इसकी रिस्पेक्टिव में जो आर की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, कोरिस्पोंडिंग आर की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। तो यहाँ पे यदि हम स्नेल का रूल लगाएं, देखो स्नेल का रूल क्या कहता है कि साइड का, इसको वैसे भी समझ सकते हो स्नेल के रूल को, मान लो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, ठीक है, रेज आई और ये इसका नॉर्मल है, ठीक है, जाने वाली मीडियम ये डेंसर, तो ये क्या आ जाएगी, नॉर्मल की तरफ है, और ये एंगल आर है। अब देखो जिस साइड का एंगल है ना उसको साइन के साथ ले लो, और जिस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको लिख दो, तो वो हमेशा उसका प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया इस साइड का, और इस साइड का क्या ले लिया हमने, एंगल ले लिया साइन आई, इक्वल्स टू ये क्या रहेगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मीनिंग ये है कि ऐसा ही एंगल यहाँ पे बनेगा, ऐसा ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे, तो इन दोनों का प्रोडक्ट n2 sin r, ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट, यानी ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, n1 sin i इक्वल्स टू n2 sin r, ये लिख सकते हैं, ठीक है। यदि ये रेज और आगे जा रही है और आगे बढ़ रही है और इसका फिर रिफ्लेक्शन जो भी हो रहा है, तो उसके बाद में या सॉरी रेयर या डेंसर जो भी मीडियम आ रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगा, n3 साइन और एंगल आ जाएगा, मान लो और एंगल x मान लो, तो ये भी क्या होगा, इसके बराबर ही होगा, कभी भी चेंज इसमें नहीं आएगा, कभी भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाले में क्या होगा कि टोटल इंटरनल वाले में क्या होगा कि ये एंगल आई है और ये वापस इसके अंदर आ गया, तो ये एंगल क्या हो जाएगा,
वापस वाला नहीं, क्रिटिकल वाली बात कर रहे हैं, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई सी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये मीडियम क्या मान लेते हैं N1 और ये मीडियम क्या मान लेते हैं N2, और ये डेंसर मीडियम है और ये कैसा है, रेयर मीडियम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, N1 साइन आई इक्वल्स टू N2 साइन आर, और आर की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो इसको साइन आई सी को हम लिख सकते हैं N2 अपॉन में, ये 1 हो गया और N1 कहाँ चला जाएगा, अपॉन में, तो क्या आ जाएगा N2 1। तो साइन आई सी इक्वल्स टू N2 1, और N2 का मीनिंग क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, ठीक है ना। अब इसमें आपको ये लिखना पड़ेगा कि N2 किसका है, डेंसर मीडियम का है, और N1 किसका है, रेयर मीडियम का है। यदि ये नहीं लिखोगे ना तो इसका समझ में नहीं आएगा। इसकी जगह 1 2 भी आ सकता है। यदि हमने इसको 2 से डिनोट कर दिया, इसको 1 से डिनोट कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, 2 1 की बजाय क्या आ जाएगा 1 2 आ जाएगा, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है कि हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है ना। ये हम कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे N2 लिख सकते हैं, यहाँ पे N1 लिख सकते हैं, यहाँ पे N2 यहाँ पे N1 लिख सकते हैं, वो डिपेंड करता है, ठीक है ना, कुछ भी हमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट किसका हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का हो गया, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट समझ में आया। इस पे एक छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं अपने वीडियो को, और नेक्स्ट सेशन में फिर इसके कुछ एप्लीकेशन पढ़ेंगे और फिर आगे फर्दर टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे मान लो, फाइंड critical angle in total internal reflection if refractive index of denser medium is 6/5 and other medium is एयर। देखो ये डेंसर मीडियम है, ठीक है, और यहाँ पे आते आते ये क्या हो गया टोटल इंटरनल, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। फॉर्मूला क्या था, साइन आई सी इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो फॉर्मूला कैसे बनेगा, कौन सा मीडियम आएगा, N2 अपॉन में क्या आएगा N1 आएगा, क्या आएगा N2 अपॉन में N1। N1 हमने किसको माना था, इसको माना था, और N2 इसको माना था, ठीक है। तो N1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1, क्योंकि एयर है, और N2 का सॉरी कितना है 1 है, और इसका कितना है 6/5 है, तो ये कितना आ जाएगा 6/5। 1 के अपॉन में 1 मानेंगे क्या आ जाएगा 5/6। तो आई सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन इनवर्स 5/6 आ जाएगी। अब 5/6 की वैल्यू हमें नहीं पता, तो एज इट इज छोड़ दो। अब देखो ये कैसे हुआ, इसको भी बता देते हैं। साइन आई सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5/6 आ गया। हमें तो एंगल निकालना है, साइन थोड़ी निकालना है, तो क्या करो ये साइन इसके मल्टीप्लाई में उस साइड भेज दो, ये आई सी अकेला रह जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/साइन 5/6। अब ये साइन जब ऊपर जाएगी, इसकी पावर 1 है तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा -1, तो साइन आई सी क्या हो जाएगा साइन इनवर्स -5/6 हो जाएगा, तो ये एंगल आ जाएगा, ठीक है ना। साइन में यानी आई सी का मीनिंग ये है कि ऐसी वैल्यू जिसपे साइन की वैल्यू क्या हो जाती है 5/6 हो जाए। वो कितनी होती है नहीं पता, छोड़ दो बस, यहाँ तक आ जाएगा आंसर, वरना कैलकुलेटर से निकालो। तो हर एक वैल्यू हमें फाइंड, यदि यहाँ पे 1/2 आता तो क्या आ जाता, आ जाती 30 डिग्री आ जाती। यहाँ पे यदि √3/2 आता तो 60 डिग्री आ जाता, 5/6 की नहीं पता, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, साथियों, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।